नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख हो गई है। 20 दिनों में 5 लाख से भारत 10 लाख पर आ गया है। जितने टेस्ट हो रहे हैं, अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10.49% हो गई है। टेस्टिंग के मामले में अभी भी भारत काफी पीछे है। राज्यों के हिसाब से देखिए तो कई राज्य काफी पीछे हैं। टेस्टिंग की देरी से लोगों की जानें जा रही हैं। यह बात बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। कायदे से कोरोना के लिए लड़ने वाले समाज में इस पर और विस्तार से बात होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है और एम्बुलेंस समय पर मिल जाए और कम से कम समय में अस्पताल में भर्ती हो जाए तो मौत की संख्या कम हो सकती है। यह बात अगर सही है तो समझिए कि कई सरकारों ने कितनी आपराधिक लापरवाही की है, कितने लोगों की जानें इस कारण गई होंगी और अभी भी जा रही हैं। दिल्ली में मौत के आंकड़े काफी कम हो गए हैं। जून के महीने में 100 से ऊपर मौतें होने लगी थी प्रतिदिन। कुछ दिन ऐसे थे जिसमें 100 से ऊपर मौत हुई थी। अब 30-35 मौत डेली हो रही हैं। ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक कर रहे हैं और कम करेंगे। लेकिन मौत को कम करने के लिए हमने एक अभियान पूरा उसका प्लानिंग की और उस प्लान के कंपोनेंट थे। हमने देखा कि मौत क्यों हो रही है, तो देखा सबसे पहले टेस्टिंग है। कई लोगों का टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता और जब तक टेस्ट होता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग। दूसरा हमने देखा एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। शुरू में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। तीसरा हमने देखा कि एम्बुलेंस जब मरीज को अस्पताल लेके जाती है, अस्पताल के बाहर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। एम्बुलेंस में बैठा रहता था मरीज। मीडिया वालों ने कई ऐसी स्टोरीज की कि 3 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस के अंदर बैठा रहा, वहां उसकी मौत हो गई। अब हमने ये इंतजाम कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी, सबसे पहले मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाके एक होल्डिंग एरिया बना दिया हमने। होल्डिंग एरिया में उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद उसके कागज भरो, कागजी कार्रवाई बाद में हो जाएगी। अगर 3 चीजों को ठीक करने से हर दिन 70 लोगों को मरने से बचाया जा सकता था, तो क्या यह काम पहले नहीं करना चाहिए था? अलग अलग राज्यों में देखिए तो पता चलेगा कि अभी भी नहीं हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आज बेंगलुरु से छपी है, जॉनसन टीए की। यहां का विक्टोरिया अस्पताल कोविड के लिए सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में जितने भी मरीज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, उनमें से 97% मर गए। क्यों मरे हैं? इसके कारणों के जवाब में इस रिपोर्ट में अस्पताल के डॉक्टर का बयान छपा है, जो कोविड की नोडल अफसर हैं। डॉक्टर स्मिता सेगू का कहना है कि ये सभी मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि यहां तक आने में बहुत देर हो गई। जो मरीज समय पर आए हैं उनमें से बहुत ही कम आईसीयू में रखे गए हैं। देर से आने वाले मरीजों की हालत बहुत खराब थी। 39 मरीजों की जान तो 24 घंटे के भीतर चली गई। वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की इस तादाद में मौतें तो ब्रिटेन, अमेरिका और इटली में भी नहीं हुई हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 91 मौतें हुई हैं। इनमें से 89 को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इटली में जब कोरोना का केस पीक पर था, तब वेंटिलेटर में रखे गए मरीजों पर मौत का आंकड़ा 65% ही था। दुनिया के आईटी कैपिटल में से एक शहर में 97% मरीज मर रहे हैं। ये चिंता की बात तो है। क्या यही बात केजरीवाल ने नहीं कही कि एम्बुलेंस मिलने में देरी हो रही थी?
अस्पताल में भर्ती होने में देरी हो रही थी और टेस्ट होने में देरी हो रही थी। सिर्फ 3 देरियों को ठीक कर देने से एक दिन में दिल्ली में 70 लोग कम मर रहे हैं। पटना का हाल देखिए, वहां से कोई डेटा या जानकारी मिल जाए तो समझिए कि गनीमत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार के भागलपुर में एक मरीज इनहेलर लेने दवा की दुकान पर पहुंचा और दुकान की चौखट पर ही गिरकर मर गया। 5 घंटे लग गए एम्बुलेंस के इंतजाम में। बाद में पता चला कि वो कोविड का मरीज था। क्या इसकी जांच में देरी नहीं हुई होगी? अगर समय से जांच होती तो ये शख्स बच नहीं जाता। इस देरी की जवाबदेही किसकी है? यही नहीं, बिहार के एक दूसरे जिले आरा में एक संदिग्ध की इसी तरह लाइन में मौत हो गई। भास्कर की इस खबर के अनुसार वीरेंद्र प्रसाद पीरो से आरा आए थे सैंपल देने से के दौरान ही मर गए। लोगों ने हंगामा कर दिया, एम्बुलेंस बुलाई गई। जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि कोरोना का सैंपल देने आया था, वो भाग गया। दूसरा ड्राइवर आया, फिर जाकर इन्हें ले जाया गया। सड़क जाम करने से या गुस्सा निकालने से कुछ होता नहीं है, और ना वायरल करवाने से। जिस वक्त लोगों को कोविड-19 की तैयारियों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना था, तब किसी ने नहीं दिया। तब सवाल पूछने की जगह लोग नफरत की आंधी में बह रहे थे कि कोरोना तबलीग जमात को लेकर फैल रहा है। इस एक मुद्दे ने कितना नुकसान किया है, कभी इसका अध्ययन कीजिएगा। खैर, मेरा फोकस देरी होने के कारण होने वाली मौतों पर है। उमेश रजक के साथ जो हुआ है, उससे अगर अब नहीं सीखा गया तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। उमेश रजक बिहार सरकार के गृह विभाग में उप सचिव थे। मामूली अधिकारी नहीं थे, वरिष्ठ थे। तभी तो सरकार की तरफ से रांची हाई कोर्ट में हलफनामा देने गए। वहां से लौटते ही रजक की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने स्थानीय डॉक्टर से चेकअप कराया। इस तूफान में भी उस डॉक्टर को शक नहीं हुआ कि कोरोना हो सकता है। वो पैरासीटामोल से इलाज करता रहा। अचानक रजक की हीमोग्लोबिन में गिरावट आने लगी। इस दौरान 29 जून से 6 जुलाई बीत गया। इतना लंबा नुकसान हो गया। 7 जुलाई की सुबह उमेश रजक को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। यहां पर जांच के बाद कहा गया कि कोविड टेस्ट होगा और तब तक उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रहना होगा। मगर पर्ची पर वेटिंग लिस्ट नंबर लिखा था। उमेश रजक का नंबर 32 था। सुबह से शाम हो गई, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं हो सके। अस्पताल के बाहर पड़े रहे। उनकी तबीयत खराब होने लगी। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। फिर शाम को उमेश रजक घर चले गए कि 8 जुलाई को आकर एडमिट होंगे। 8 जुलाई को घर पर ऑक्सीजन लेवल गिरकर 75 हो गया था। गृह विभाग के प्रमुख सचिव को फोन किया गया। उसके बाद 8 जुलाई की सुबह 9:30 बजे उमेश रजक को फिर से IGMS में ले जाया गया, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। 8 जुलाई की सुबह कोविड जांच के नमूने लिए गए और रिपोर्ट आती है 11 जुलाई की शाम 7 बजे। पहले बताया गया कि नेगेटिव हैं और तुरंत उन्हें आइसोलेशन से जनरल वार्ड में भेज दिया गया। फिर कहा गया कि पॉजिटिव हैं और फिर अस्पताल से ही बाहर कर दिया गया कि आप नालंदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाइए, क्योंकि IGMS में सिर्फ आइसोलेशन वार्ड है, क्वारंटीन वार्ड नहीं है। फिर एक एम्बुलेंस आती है। उस एम्बुलेंस में कई मरीज बिठाए जाते हैं और यह एम्बुलेंस रवाना होती है नालंदा मेडिकल कॉलेज के लिए। एम्बुलेंस पहुंचने के 15-20 मिनट बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तो एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी मिली। ड्राइवर ने बताया कि उसे डांट पड़ी है कि यह अस्पताल पटना के मरीजों के लिए नहीं है, वापस जाओ। ड्राइवर ने IGMS के अधिकारियों को फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला तो परिवार के कहने पर वो एम्बुलेंस लेकर पटना एम्स की तरफ भागा। आइसोलेशन में भर्ती होने के बाद जो है सिस्टर हमको बोली कि आप सीख लीजिए, ऑक्सीजन एलिमिनेट करना सीख लीजिए, आप ही को देना है। तो मैंने बोला कि मैं क्यों सीखूं, आप PPE किट बनी है, आप डालिए, मुझे नहीं आता है करने, आप सिस्टर क्यों बनी है। तो वो बोली आपको ये सब काम करना होगा।
हम इंजेक्शन सिर्फ आके लगा देंगे, इसमें गर्मी लगती है, आप उसको सीखिए और कीजिए। तो मैं जो है अपने से करने लगी, दवाई भी डालने लगी और जो है ऑक्सीजन एलिमिनेट भी करने लगी, दोनों हर हमेशा। उठने का सर का ताकत नहीं था, कभी कभी उससे जो है गैस निकलने लगता था, हम परेशान हो जाते थे, क्या हो गया। मेरे हस्बैंड भी साथ देते थे, कैसे करो, इसको घुमाओ, ये नट घुमाओ, वो नट घुमाओ, तब जाकर के ऑक्सीजन मिलता था उनको। सैटरडे को 3 बार हम खाना खिलाए, खिचड़ी खाए, बहुत अच्छा से पानी भी पिए हैं, सब किए हैं। उसके बाद से जाके गड़बड़ा हुआ। कहानी लंबी है, लेकिन ध्यान से सुनिए कि कहीं आपका कोई परिचित इस कहानी का, ऐसी कहानी का किरदार ना बन जाए। 7 जुलाई से 11 जुलाई तक उमेश रजक भर्ती नहीं हो सके। 3 दिनों में सैंपल का रिजल्ट आता है। उमेश रजक की हालत खराब होने लगी। आईजीएमएस अस्पताल से जाते हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज, दोनों पटना के 2 छोर पर हैं। वहां से वापस आते हैं एम्स, जो आईजीएमएस की तरफ ही है। रात के 10:30 बज जाते हैं। एम्स में भर्ती नहीं होती है। गृह विभाग में उप सचिव उमेश रजक फुटपाथ पर लेटे हुए हैं। गार्ड आते हैं और भगाने का प्रयास करते हैं। भगाने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, मीडिया आती है, रिकॉर्डिंग करके चली जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 11 जुलाई की पूरी रात उमेश रजक ने ऐसे ही बिताई। इनके बच्चे इधर से उधर भागते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, फोन करते रहे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो, कम से कम भर्ती कर लो, मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई तो फोन लगाने लगे, क्योंकि रात में सबके नंबर बंद थे। डीएम के ऑफिस से गाड़ी आती है, अस्पताल में फोन जाता है। इसके बाद भी भर्ती नहीं होती है। सुबह के 8 से 10:30 बज जाते हैं। याद रखिएगा, उमेश रजक एम्स के बाहर 11 जुलाई की रात 10:30 बजे से पड़े थे। अब 12 जुलाई की सुबह हो चुकी है। 10:30 बजे के बाद उमेश रजक को भर्ती किया जाता है, लेकिन तब तक उनका ऑक्सीजन लेवल जो 8 जुलाई को 75 था, 45 हो चुका था। उमेश रजक के बेटे ने हमें उनसे 13 जुलाई को हुई आखिरी बातचीत का स्क्रीनशॉट भेजा है। घर वाले उनके लिए घर से खिचड़ी लाना चाहते थे, क्योंकि वो अस्पताल द्वारा दी गई रोटी खा नहीं पा रहे थे। अस्पताल ने परिवार को गलत बिस्तर का नंबर दिया। बेटा दोपहर में काफ़ी समय तक मैसेज करता रहा कि पापा बताइए आप किस नंबर के बिस्तर पर हैं, किसी से बात करवाइए, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आता भी है, मगर उमेश रजक ठीक से लिख नहीं पाते हैं। आप परिवार की लाचारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय तक वे काफ़ी बीमार हो चुके थे। ये सारी बातें हमें उनके बेटे सुमन भारती ने बताई है। पापा ने बताया कि 2 दिन से उन्हें खाना नहीं दिया गया है। मतलब 12 और 13 को उन्हें पूरा भूखा रखा गया था, खांसी भी हो रही थी और कोई इलाज नहीं चल रहा था, बस ऑक्सीजन पे रखा गया था। उसके बाद अचानक से 12 बजे के करीब में हमें फ़ोन आया 14 तारीख की सुबह में कि आ जाइए कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ से 12:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे फॉर्म पे साइन लिया जाता है। फिर 2:30 बजे बोला जाता है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। तो ये जो लापरवाही और चूक हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी थी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये सारे चीज़ मैं जानता हूँ। ये आईजीएमएस और एम्स इसकी जिम्मेदारी ले और इस पे दोनों पे कार्रवाई हो, बस मैं यही चाहता हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं है। उमेश रजक 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई की दोपहर से पहले तक भर्ती नहीं हो सके। 14 जुलाई को बताया गया कि वो अब दुनिया में नहीं है। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। भरोसा ये है कि आप सभी थाली बजाने के लिए बालकनी में तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों का साथ कभी नहीं देंगे। इस देश में न जाने कितने ऐसे लोगों की जानें ऐसी लापरवाहियों और सरकारी क्रूरता के कारण गई होंगी। ये आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये एक दर्शक के लिहाज से महा बोरिंग कहानी है। आप मुझे सुनते हुए यही सोच रहे होंगे कि आपके साथ नहीं होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, फलाना चिलाना ढिमकाना को जानते हैं।
उमेश रजक भी बिहार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को जानते थे। 5 दिनों में अस्पताल में जगह नहीं पा सके। अब आप बिहार से महाराष्ट्र चलिए, पुणे चलिए। 61 साल के वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हन पिछले साल बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मंगलवार 14 जुलाई की शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। बेटी और पत्नी उन्हें लेकर कई प्राइवेट अस्पतालों में गए, मगर कहीं आईसीयू बेड नहीं मिला। परिवार ने कांग्रेस के नेताओं से भी मदद मांगी, मगर कोई बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सका। इसके बाद वे डॉक्टर नरसिम्हन को ससून अस्पताल लेकर गए, जो कि पुणे में कोविड के इलाज का सरकारी अस्पताल है। यहां भी आईसीयू बेड नहीं मिला। अस्पताल ने बताया कि आईसीयू बेड के लिए वेटिंग लाइन है। डॉक्टर नरसिम्हन इस समय तक होश में थे। उन्हें जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया और ऑक्सीजन दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे, मगर उसी रात 2 बजे डॉक्टर नरसिम्हन गुजर गए। इतने बड़े शहर में एक बिस्तर नहीं मिलता है। क्या यह कहानियां इतनी बोरिंग हैं कि मरने के साथ खत्म हो जानी चाहिए, या फिर इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए? वो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने तो इन प्रश्नों पर, इन तैयारियों पर आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सिर्फ 20 दिनों में भारत में 5 लाख से बढ़कर 10 लाख संक्रमित मरीज हो जाते हैं। हर 3 दिनों में 1 लाख नए केस आ रहे हैं। 10 और 13 जुलाई को छोड़कर हर रोज सबसे ज्यादा मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच रिकवरी रेट भी 63-64% के बीच फंसा हुआ है, बना हुआ है। अप्रैल के महीने में 32,214 मामले आए और 1,040 मौतें दर्ज हुई। आप देखिए मौतों की संख्या कैसे बढ़ रही है। मई में 1,48,855 मामले हुए और मरने वालों की संख्या 4,094 हुई। मामलों के हिसाब से मई में 362% का उछाल देखा गया और मौतों की संख्या में 293% की वृद्धि हुई। जून में 3,84,699 मामले आए और 11,656 हो गई मौतों की संख्या। मई के मुकाबले जून में मामलों में 158% की वृद्धि हुई और मौतों की संख्या में 184% की। जून के 30 दिनों में जितनी संख्या थी उससे ज्यादा जुलाई के 17 दिनों में हो चुकी है। 4,36,992 मामले और 8,709 मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34,956 नए मामले आए हैं कोरोना के। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 687 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में सबसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। जुलाई के 2 हफ्तों में 29,000 नए मामले आ गए। जहां पहले एक दिन में 300-400 केस आ रहे थे, अब 2,000 आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का वही हाल है, पश्चिम बंगाल का वही हाल है। बिहार का हाल पूछिए मत, वहां RMRI सबसे बड़ा टेस्टिंग सेंटर था, बंद हो गया 3 दिनों के लिए। तो इतने दिनों तक तालाबंदी की हमने क्या क्या नहीं किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को हम भरोसे के लायक नहीं बना सके, कहीं कहीं बना है, एक समान नहीं बना सके। इस वक्त ध्यान भटकाने के लिए नए सिरे से तबलीग जमात या मध्य प्रदेश या राजस्थान में सरकार गिराने या बनाने जैसी घटनाओं की सख्त जरूरत है, ताकि हम दिसंबर तक इसी हाल में बने रहें। और किस तरह से इन बातों को कहा जाए कि असर हो, बताइए मुझे। बहुत लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन अब सबकी उम्मीद दवा या वैक्सीन की खबरों पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इधर तो कुछ हो नहीं सकता है। यही आजकल शेयर हो रहा है, लाइक हो रहा है और इसे ही क्लिक मिल रहा है।
23 वैक्सीन ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं। 155 वैक्सीन कैंडिडेट पूरी दुनिया में हैं। ऑक्सफोर्ड ट्रायल की बहुत ज्यादा चर्चा है। इस वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में बताया जा रहा है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मिलकर यह काम कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में यह ट्रायल चल रहा है। यह वैक्सीन कैंडिडेट सबसे आगे बताया जा रहा है। अप्रैल में यह पहले चरण में था जब शुरू हो रहा था। इनका दावा है कि सितंबर तक ट्रायल के हर चरण को पूरा कर लेंगे। इन्होंने वैक्सीन का उत्पादन शुरू भी कर दिया है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टनर है, जिसे भारत में उत्पादन का काम मिला है। अमेरिका में मॉडर्ना पहली कंपनी थी जिसने ह्यूमन ट्रायल शुरू किया। 27 जुलाई से मॉडर्ना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इस कंपनी को उम्मीद है कि 2021 के शुरू में वैक्सीन आ जाएगी। सिर्फ ऑक्सफोर्ड नहीं, अलग अलग देशों से कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कई अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में हुए प्रयोग में पता चलता है कि वॉलंटियर्स के ऊपर वैक्सीन का अच्छा असर हो रहा है और बुरा असर कम हो रहा है। लगभग 2 दर्जनों के करीब वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जबकि 140 के करीब वैक्सीन शुरुआत के चरण में हैं। 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक, जिसमें 15 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जो चाहते हैं कि रिसर्च में तेजी लाने के लिए वॉलंटियर को कोरोना से संक्रमित होना जरूरी है, ताकि वैक्सीन से लेने के बाद यह पता चल सके कि यह लोग सुरक्षित हैं या नहीं। इन वैज्ञानिकों ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को खत लिखा है और कहा है कि चैलेंज ट्रायल से वैक्सीन के विकास में तेजी आ सकता है। वैक्सीन के बाद वॉलंटियर के अंदर इम्यून सिस्टम पर कोई खास फर्क पड़ता है या नहीं, यह जानना जरूरी है। इन वैज्ञानिकों के पास और भी कई सवाल हैं। इन सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जसमीत बिंद्रा हैं। कुछ दिन पहले हमने आपकी बात दीपक पालीवाल से कराई थी, जो ऑक्सफोर्ड की पहले चरण की ट्रायल में शामिल हुए थे। फिलहाल ये ट्रायल अपने तीसरे चरण में है। इस चरण में 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं और उनमें से एक हैं डॉक्टर जसमीत बिंद्रा। डॉक्टर जसमीत बिंद्रा स्कॉटलैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। इन्होंने मुंबई से MBBS की है, चंडीगढ़ में काम किया है और उसके बाद 2002 में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आ गई। डॉक्टर बिंद्रा कहती हैं कि वे गई थी 1 साल की पढ़ाई के लिए, मगर अब वहीं बस गई हैं। तो जसमीत बिंद्रा हमारे साथ हैं। जसमीत, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बात कर रही हैं। चूँकि वैक्सीन की जब भी खबर आती है, लोगों में बहुत दिलचस्पी होती है, स्वाभाविक है। भारत में भी ट्रायल चल रहे हैं, दुनिया के कई देशों में चल ही रहे हैं। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूं कि आप उन 10,000 लोगों में से हैं जो तीसरे स्टेज के ट्रायल में हैं। इस स्टेज के ट्रायल का मतलब, जो भी आप पढ़ती लिखती देखती हैं, वो क्या है और क्यों आपने खुद को इस ट्रायल के लिए आगे किया कि आप भी इसमें हिस्सा लेंगे? तो हाँ जी, हमको ईमेल आई थी एक हमारे ट्रस्ट में कि जो हेल्थ वाले प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इवन पोर्टर्स हैं, जो डेली कांटेक्ट में है पेशेंट के साथ, आप वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रायल के लिए। तो आपको याद होगा उस टाइम अप्रैल में ये खबर ईमेल आई थी, तो उस टाइम काफी टेंशन थी कोविड को लेके, लेकिन मैं काफी इंटरेस्टेड भी थी कि देखने के लिए कि अगर वैक्सीन है, आपको जैसे आपने बोला कि काफी एक्साइटमेंट है वैक्सीन के बारे में, तो टू वॉलंटियर करना मेरे को अच्छा लगा कि देखने के लिए कि कैसे, कि अगर आप किसी का कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो वैक्सीन का ट्रायल था वो ग्लासगो में 250 लोगों का, 250 लोगों का शुरू करा। और हम, क्योंकि ये पहले 1000 लोग टेस्ट हो चुके थे ऑक्सफोर्ड में, तो हमको मालूम था कि थोड़ी सेफ्टी है उसकी, हमारे को थोड़ा डेटा था यहाँ पे उसके बारे में। तो यहाँ 250 लोगों को करा रिक्रूट, और एक्चुअली काफी लोगों ने वॉलंटियर करा। उनको रोकना पड़ा, उनको 100 लोग और बढ़ाने पड़े, क्योंकि इतने लोग आ गए वॉलंटियर करने के लिए वैक्सीन के लिए। तो पहले टेंशन जरूर थी, तो लेकिन क्या हुआ कि पहले फिर आपके टेस्ट करते हैं, आपसे बहुत लंबा चौड़ा वो होता है, सारा आपका प्रोसीजर होता है, आपको कंसेंट वगैरह करना होता है। फिर वो देखते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज तो नहीं है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, आपको हुआ तो नहीं है पहले, तो वो था टेस्ट। फिर आपको यू हैव टू बी 18 और 55 के बीच में,
आपको रिलेटिवली हेल्थी होना है, आपको कोई ज्यादा बीमारियां, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं जैसे होना चाहिए, जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होना चाहिए। तो उसके बाद बस ये था कि बस हर हफ्ते टेस्ट होता है कोविड का, और वो नेगेटिव आता है, और वो आपको वो सेंट्रल डेटा बैंक में जाते हैं आपके रिजल्ट्स, हर हफ्ते आपको करना पड़ता है टेस्ट। तो एक तो ये साल का टेस्ट इसलिए प्रोसीजर है। होता है कि ये देखने के लिए कि इंजेक्शन देने के बाद आपको कोविड होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। जिस दिन से ये इंजेक्शन दिया गया है उस दिन से, तो क्या आपको ये भी कहा गया है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमिए फिरिए, खुद को एक तरह से छोड़ दीजिए कि हो जाए तो हो जाए, हम इंजेक्शन से टेस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। हमारे को प्रिकॉशंस तो वही लेनी है जो सबको लेनी है। हम मास्क पहनते हैं बाहर, और वार्ड में पीपीई है, मैं वार्ड में भी काम करती हूँ तो वहां पे तो पीपीई है। और बेसिकली क्या है कि डबल ब्लाइंड ट्रायल है ये। तो आधे लोगों को कोविड की वैक्सीन मिली है और आधे लोगों को मेनिंजाइटिस मिली है। तो हमको नहीं पता कि मुझे क्या मिला है, मुझे कोविड मिल सकता है या मेनिंजाइटिस, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या दिया गया है। और जिसने मुझे वैक्सीन दी है, नर्स को भी नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता उसने क्या दिया है। तो डबल ब्लाइंड है, वो भी ब्लाइंड है और मेरे को भी नहीं मालूम। तो एक्चुअली कि मुझे, उनको क्या चाहिए, उनको ये देखना है कि जिन लोगों को कंट्रोल वाली वैक्सीन दी गई है, जैसे मेनिंजाइटिस वैक्सीन दी गई है, उनको ये चाहिए कि उनको कोविड हो। दे वो चाहते हैं कि उनको कोविड होना, अगर जैसे आइडियल रिजल्ट ये होगा कि जो मेनिंजाइटिस वाले लोग हैं उनको कोविड हो जाए, और जिनको कोविड वैक्सीन मिली है उनको बिल्कुल ना हो। तो वो उनको देखना है। ऐसा क्यों जानना चाहते हैं वो कि एक इंजेक्शन से हो जाए और एक इंजेक्शन से ना हो? क्योंकि जो दूसरी वो तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है, तो वो हाँ। तो एक्चुअली विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो जो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है वो 80 पाउंड की आती है वैसे यहाँ पे, अगर नॉर्मल आदमी खरीदना चाहे तो वैसे भी अच्छा है अगर मेनिंजाइटिस की वैक्सीन मिल जाती है तो वो। पर इशू ये है इस वक्त इतना कम हो गया है केस इंसिडेंट स्कॉटलैंड में, कि जो मेनिंजाइटिस वाले लोग भी हैं, जो कंट्रोल आर्म जिसे बोलते हैं, जिनको नहीं मिला कोविड वैक्सीन, उनको भी नहीं होगा शायद कोविड, क्योंकि कोविड है ही नहीं इतना। स्कॉटलैंड में पिछले हफ्ते में कोई कोविड केसेस मतलब बहुत कम थे। अभी एक्चुअली कल ही थोड़े केसेस आए हैं एक बहुत ही रिमोट आइलैंड से, लेकिन यहाँ पे केसेस ही नहीं है। तो उनको लग रहा है, उनको टेंशन है थोड़ा कि वैक्सीन ऐसा ना हो कि कोविड है ही नहीं तो दूसरी कंट्रोल आर्म में उनको कोविड ना हो। फिर इसकी तो एफिकेसी नहीं क्या पता चलेगी। जी, तो हम ये आप फिर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कोविड नहीं है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि आप ऐसी जगह पे होती जहाँ पे कोविड ज़्यादा हो, तब इसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय लगता, कि जैसे आप दिल्ली में होती और आपने ये इंजेक्शन लिया है तो थोड़ा पता चलता कि इस एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा सेफ हैं या नहीं सेफ हैं इसके बाद। बिल्कुल। तो जैसे ब्राजील और इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस हैं। तो अभी आज इस मंडे, नेक्स्ट मंडे से ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहे हैं इसी वैक्सीन के ऑक्सफोर्ड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिन लोगों को वैक्सीन मिला है उनको जानबूझ करके कोविड को एक्सपोज करेंगे, कि उनको देखने के लिए कि कोविड होता है कि नहीं। तो वो काफी यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, 20-22 साल के लोग हैं मोस्टली। तो कई लोगों ने उंगली उठाई है कि ये थोड़ा एथिकल नहीं है, कि जैसे ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का तो आप इन लोगों को क्यों एक्सपोज कर रहे हो कोविड को जान करके। तो लेकिन इट इज ये बड़ा जरूरी पार्ट है वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन ट्रायल का काफी जरूरी पार्ट है। तो वो उसी से ही पता चलेगा कि ये वैक्सीन एक्चुअली इफेक्टिव है कि नहीं। तो आपको किसी तरह की कोई घबराहट नहीं हुई और फैसले लेने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, या आप इस बात से एक्साइटेड हैं कि आप इस एक इतिहास अगर बनेगा तो उसकी एक गुमनाम हिस्सेदार आप भी रहेंगी? अब तो दुनिया जान गई आपके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा नार्सिसिज्म तो था, लेकिन सच में जब मैं गई, जब वैक्सीन का था तो थोड़ी टेंशन होगी। बच्चे याद आ गए कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका कौन ख्याल रखेगा। तो हाँ, नहीं, टेंशन तो पहले तो थोड़ा बोल दिया, लेकिन हाँ उस दिन टेंशन जरूर थी कि मेरे को क्योंकि उस टाइम एक्चुअली अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, लेकिन उस टाइम बहुत हमारा टेंशन था क्योंकि हमारे के पास पीपीई भी नहीं था वार्ड में। तो डॉक्टर जसमीत, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे
कई लोग मानसिक रूप से कई तरह से परेशान हुए हैं। जाहिर है बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं और भी कई कारण हैं, कई लोग डर जा रहे हैं। अभी भी ये हालत है कि कोरोना का कोई मरीज़ देख रहे हैं तो एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़ के भाग जा रहा है, अस्पताल में नर्स नज़दीक नहीं जा रही हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जो आपके देश में जो भी प्रोटोकॉल होगा, क्या उसमें आपकी जो एक्सपर्टीज़ है इसको भी शामिल किया गया है, उसको महत्व दिया गया है कि आपका भी एक रोल है इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में? ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे जो मेन लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं, कई बारी वो इतना नहीं है, हमारे को सच नहीं इंक्लूड करा उस प्रोसेस में कि ऐसे क्या करा जाए। लेकिन यहाँ के लोग काफी, मुझे लगता है काफी केयरिंग तरह से बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कैसे ट्रीट करा जाए। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के खिलाफ जैसे मैं ट्रीट ना करूं या कुछ, तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा, मेरे को जेल में डाल देंगे, या किसी नर्स, अगर ऐसे कोई कर ही नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको। यहाँ पे तो बहुत बड़ी लॉज हैं डिस्क्रिमिनेशन की। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किसी बीमार आदमी को मैं बोलूं मना करूं देखने से। हालांकि मैंने आपको बताया हमारे पास पीपीई नहीं था शुरू में, लेकिन हम ऐसे फिर भी हम मना नहीं कर सके कि हम नहीं जाएंगे पेशेंट देखने। जो भी था हम लोग अरेंजमेंट्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि हम लोग मना करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक। पर डॉक्टर जसमीत, क्या वहाँ भी ऐसा होता है कि 3 घंटे लग जाते हैं एम्बुलेंस मिलने में, और कोविड के पेशेंट को अस्पताल के भर्ती में, यहाँ पर जिस तरह से मैं अपने स्टेट बिहार का देख रहा था, एक लड़के की कहानी इसी रिपोर्ट में है कि उसके पिताजी पूरी रात एक एम्स जितना बड़ा हॉस्पिटल पटना का बाहर पेवमेंट पे पड़े रहते हैं। शुरू के दिनों में ऐसा हो सकता था। क्या आप इंग्लैंड की अखबारों में या स्कॉटलैंड के अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ रही हैं कि मरीज़ गया है और उसे 3-3 घंटे से या 5-5 दिन तक उसका टेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है और लोग थाली बजा रहे हैं? नहीं, थाली यहाँ पे भी थाली बजी है, यहाँ पे भी क्लैपिंग होती थी हर थर्सडे, विच वाज थोड़ा शुरू में ठीक था, लेकिन बाद में थोड़ा इरिटेटिंग लगना शुरू हुआ, क्योंकि हमारे ही पे कट कर रहे हैं, हमारी पे को फ्रीज कर रहे हैं उसके बाद हमारे लिए ताली बजा के, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल खोखली है ताली। नहीं, जैसे मैं देख रही हूँ क्या इंडिया में इतना बुरा लगता है देख के। अभी जैसे बैंगलोर में भी, हैदराबाद में आई थिंक हुआ, और बिहार में भी मैंने देखा कि वैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एम्बुलेंस की वेट जरूर हो सकती है, जैसे हमारे पर वो पूछते हैं कि आपका कितना सीरियस है। अगर जैसे कोविड पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल प्रायोरिटी है, नंबर 1 उनकी प्रायोरिटी। ऐसे कभी भी नहीं सोच सकते कि उनको सड़क पे कोई रखा है, इट इज इनह्यूमन। पर ऑब्वियसली इंडिया की बात अलग है, और वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन और यहाँ के कंपेयर टू, लेकिन यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। सारा जो इट इज सारी दुनिया में काफी फेमस है। NHS जो है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भी, उस अच्छे सिस्टम के लिए भी ये बीमारी नई होगी। तो जो भी आपकी जानकारी में है आप शेयर कर सकती हैं कि कैसे NHS ने भी ख़ुद को इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले काफ़ी ये खबर आ रही थी, यूरोप से ही आई और अमेरिका से ही ये आकलन आए असेसमेंट की बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, और वो वेंटिलेटर हैं नहीं। हाँ जी, हाँ, पहले हमारे यूके में नहीं था, और यूके में एक्चुअली इतना अच्छा भी नहीं करा इन लोगों ने, क्योंकि इनका 2018 में एक पूरा इनका पैंडेमिक का ट्रायल करा था इन लोगों ने कि ना ऐसा हो सकता है। और उस पैंडेमिक के जब ट्रायल करा था, उसमें काफी इनकी खामियां आई थी कि पीपी नहीं है, हम लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। और हाँ, और वेंटिलेटर्स वगैरह इतने नहीं थे, और आईसीयू बेड इतने नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि जैसे हर हॉस्पिटल में 4 वार्ड्स को कन्वर्ट कर दिया आईसीयू में। और फिर बाद में आपको पता है कि मालूम चला कि वेंटिलेटर एक्चुअली इतना यूजफुल नहीं है। जो CPAP मशीन है वो काफी यूजफुल है, वो ज्यादा एक्चुअली लोगों को सर्वाइवल रेट दे रही है। तो जो वेंटिलेटर्स का पहले था ना कि हुआ कि वेंटिलेटर चाहिए, वो अब यहाँ पे नहीं हो रहा। लोग तो इंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं हो रहे कोविड के लिए, अब CPAP यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आपने ये काम किया है। आप परेशानी से गुजरी और फिर अब निकल गई हैं और सब अच्छा ही है।
सो ऑल द बेस्ट। फिर कभी और जब ये वैक्सीन लॉन्च होगी तो आपसे फिर बात करूंगा मैं। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू। और अब हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद कुछ और देखेंगे जो ना देखते तो अच्छा रहता। कोरोना का टाइम चल रहा है। असंख्य छात्र ऐसे हैं जो रोजाना पत्र लिखते हैं कि उनके पास मकान मालिक का किराया देने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि पापा की कमाई बंद हो गई है। असंख्य पापा मम्मी लोग पत्र लिखते हैं कि उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई है। असंख्य लोग, शिक्षक लोग हमें पत्र लिखते हैं कि स्कूल वालों ने, देश भर से लिखते हैं कि 4-4 महीने से सैलरी नहीं दी है, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। इस समय में अगर ये खबर सुनने को मिले कि विधायक खरीदे जा रहे हैं करोड़ों रुपए में और इस पर दावेदारी हो, बहस हो, गलत या सही हो, इससे ज्यादा विश्वगुरु बन चुके इस देश में अश्लील और अभद्र कुछ और नहीं हो सकता है जो राजस्थान से हमें सुनने को मिल रही है। विधानसभा स्पीकर के सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को दिए गए नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टल गई है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने दलील दी कि सचिन पायलट और उनके साथियों ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। साल्वे ने उल्टे स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सचिन पायलट कैंप को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन और मिल गए हैं। मंगलवार तक विधानसभा स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले पर ऑडियो टेप वायरल होने के बाद राजस्थान के एसओजी ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टेप में उनकी आवाज नहीं है और वो हर जांच के लिए तैयार हैं। विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी अपनी सफाई दी। मेरा जो ऑडियो आज वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है। एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। उधर मानेसर पूछताछ करने पहुंची राजस्थान की एसओजी को हरियाणा पुलिस ने पूछताछ करने से रोक दिया। कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी पर उसकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर इल्जाम लगाया कि ये उसका अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन इसमें वो बीजेपी की मानहानि कर रही है। साथ ही ये सवाल भी उठाए कि राज्य सरकार गैर कानूनी ढंग से फोन टैपिंग कर रही है। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी, मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। इस बीच सचिन पायलट के कैंप ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा है कि एक तरफ तो सुलह के संकेत दिए जाते हैं और दूसरी तरफ पायलट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के आश्वासनों पर भरोसा कैसे किया जाए? सूत्रों के हिसाब से पायलट ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता।
राजस्थान की सियासी बिसात में अगली चाल फिलहाल टल गई है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। बाजी कौन मारेगा ये देखना आगे है। जयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।